नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है 21, इसके तहत ये 8वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। हालांकि ये क्लास बीच में जो है इरेगुलर हो गया था मेरे हेल्थ इशू की वजह से, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, अब 100% ये है कि ये क्लास जो है 21 लगातार आपको मिलेगा। आज 8वां, कल 9वां, 10वां, इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो जिनको भी एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है जरूर अटेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने इस सीरीज को चालू करने से पहले भी आपको बताया था कि मैंने इससे पहले एक 57 सीरीज चलाया था और सकुशल इसे समाप्त भी कर लिया गया। तो ये वाली सीरीज की सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पीडीएफ ही बाय कीजिएगा, लेकिन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपके एग्जाम में है ना, एक आत्मविश्वास जो है डेवलप हो जाता है एग्जाम के अंदर, और आप काफी अच्छे करके आ पाएंगे अगर आप इसे अच्छे से देख लिए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर इस सीरीज की भी, अगर हमारी कोई भी पीडीएफ जो है, चाहे तो 57 वाला चाहे तो 21 वाला, अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस पे आप जो है मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, किस भारतीय बाघ अभयारण्य में पहले हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई है? यानी भारत के कौन से टाइगर रिजर्व या अभयारण्य या नेशनल पार्क, यहाँ पे लिखने में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाले जो पहले बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व बना है, ये आपका कौन है भाई? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसकी भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश में स्थित है ये आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क वर्तमान समय में कहां पे है? तो आपको बताना होगा ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क की अगर आपसे कोई बात पूछ रहा है तो हेमिस नेशनल पार्क बताइएगा। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख वाली पार्ट में चला गया है। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है और यहाँ की मुख्य आकर्षण जो है ये हिम तेंदुआ है। और 2000 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। देखिए, हेमिस फेस्टिवल भी होता है, ये आपका लद्दाख में ही मनाया जाता है। तो दोनों बात एक ही साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व, ये तो नेशनल पार्क की बात हो गई। देखिए, नेशनल पार्क क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ी थोड़ी फर्क होती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? नागार्जुन सागर है। ये कहां पे है? श्री सैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी नेशनल पार्क की दर्जा प्राप्त करने वाला जो अभयारण्य है भारत में, ये कौन सा हुआ? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। ये कहां पे है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसे पहले क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में हेली से बना जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट से क्या नाम रख दिया गया है इसका? तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम जो है अब हो गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चूंकि रामगंगा नदी है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से ही गुजरती है। और गंगा, जब आपका देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा का क्रिएशन होता है, तो सबसे पहले गंगा में आके रामगंगा नदी ही मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि गंगा का प्रथम सहायक नदी भारत में कौन सा है? तो बताइएगा रामगंगा है। और अंतिम कौन है भारत में सहायक नदी गंगा का? तो बताइएगा महानंदा है। ये कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा नामीबिया से लाए गए 8 चीता को जो है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में रखा गया था? ये कई दफा आपके एग्जाम में आ चुके हैं, फिर भी जानकारी में रखिएगा। तो ये कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था।
इसके अधिकांश चीता की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाले 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी मुख्यालय आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, खास करके राज्य सरकार के एग्जाम में। तो जो टोंगा है, जो टोंगा गणराज्य है, ये आपका 187वें सदस्य के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय है ना श्रम संगठन में दाखिला लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1919 में होती है। मुख्यालय की बात हमने कर लिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ये सभी के सभी जो संस्था है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वगैरह जो है, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के जो समाप्त हुआ था 1918 में, इसके बाद ही जो है स्थापित करे गए थे। इसके अलावा हाल में यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपनाने वाला, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या होती है? यूरो, है ना। तो इसको अपनाने वाला जो मतलब लेटेस्ट देश बना है, ये बना है क्रोएशिया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य कौन कौन से भैया? तो 5 है। कौन कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य है। परमानेंट मेंबर है किसका? यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा जाता है, तो आप बताते हो जी न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा पूछा जाता है अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है और आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए कार्यकारी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें यूएनओ का जो है सभी कामों को निपटारा किया जाता है, निपटाया जाता है, काम का संचालन किया जाता है। तो ये है अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों भाषा में जो है यूएनए के अधिकांशतः कार्य को निष्पादित किए जाते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे और भी भाषा को जो है मान्यता दिया गया है यूएनए में, इसे हम आधिकारिक भाषा कहते हैं। ये स्पेनिश है, रसियन है, अरबी है, चाइनीज है और अंग्रेजी फ्रेंच तो है ये है। तो ये आधिकारिक में 6 हो जाएगा, है ना। स्पेनिश, रसियन, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, और कार्यकारी में अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब भी आधिकारिक पूछे तो 6 देना है जवाब, और कार्यकारी पूछे तो 2 अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि जो कार्यकारी है वो आधिकारिक भी होगा, जब तक अधिकार में लिया नहीं तब तक उसमें कार्य निष्पादन कैसे हो रहा है? ठीक है भैया। इसके अलावा 2023 में G20 के बैठक जो भारत में हुआ था दिल्ली में, जैसा कि आप जानते ही हैं, इसकी वजह से एग्जाम में जो है परिवहन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। उस दिन बहुत सारे परिवहन को बंद कर दिया गया था दिल्ली के अंदर, MTS का एग्जाम चल रहा था, है ना। तो जो G20 की बैठक हुई है उसमें अफ्रीकी यूनियन को, है ना, सदस्यता दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन टॉप पे रहेगा आपका, है ना। इसके अलावा चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए चोल काल में अलग अलग जो है, जैसे पंडित को दिया गया दान, मंदिर बनाने के लिए दिया गया दान में भूमि, जैन संस्था को दिया गया दान में दिया गया भूमि, तो इन सब को अलग अलग नाम से जाना जाता था। और पार्टिकुलर अलग अलग नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में चोल वंश को रिलेट करके पूछा जाता है कि अमुक को दिया जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ये है कि चोल अभिलेख के अनुसार, है ना, जैन संस्थाओं, है ना, यानी जैन धर्म को जो दिया जाता था, जैन धर्मावलंबियों को संस्थाओं या फिर जैन का जो मंदिर होता है उन वगैरह बनाने के लिए जो दिया जाता था आपका जमीन, उसे क्या कहा जाता था? तो इसे पल्ली छंदम कहा जाता था। इसी प्रकार के नाम है भाई। चोल काल में उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को जो दी जाने वाली जमीन होती थी, जो टैक्स फ्री हुआ करता था, इसे ब्रह्मदेयी कहा जाता था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना। अगली बार भी हो सकती है भैया एग्जाम में। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन है भाई? तो विजयालय है। ये काफी कम पूछते हैं लेकिन पूछते हैं राज्य सरकार के एग्जाम में। इसके अलावा जिन्होंने पल्लवों को हराकर, अभी आपसे अगर क्वेश्चन आने वाले समय में एग्जामिनर कर ले कि चोल वंश, है ना, किस वंश के बाद स्थापित हुए थे, तो आपको बताना है पल्लव के बाद, है ना। पल्लव के अधीन कार्य करते थे कौन? विजयालय। और पल्लव को हराकर खुद का वंश चोल वंश का निर्माण कर लिया था विजयालय। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस वंश को स्थापित करवाया था
चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति यानी नेवी पावर के लिए काफी फेमस है। साथ ही साथ ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था चोल काल में सुदृढ़ थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चोल वंश का राजकीय चिन्ह आपके एमटीएस के एग्जाम में आया था, तो बाघ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। राजराजेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। द्रविड़ शैली आपके साउथ इंडिया में मिलेंगे, नागर शैली आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, और बेसर शैली जहां पे द्रविड़ शैली और नागर शैली का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है उसे ही बेसर शैली कहा जाता है। बेसर शैली के अधिकांश मंदिर भी साउथ इंडिया में ही है। ठीक है भाई, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जो राजराज प्रथम है, इनसे एक क्वेश्चन और आता है कि सिंघल पर या श्रीलंका पे है ना कौन जो है अधिकार कर लिया था चोल वंश में, कौन से शासक, तो आपको बताना है यही राजराज प्रथम जो है श्रीलंका पे आक्रमण किया था और अधिकार जमाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। देखिए यूं तो बहुत अम्ल होते हैं, लेकिन जो आज तक क्वेश्चन बना है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर के बना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पाचन तंत्र में। नहीं तो आधा आदमी है ना बीमारी से ही ग्रसित हो जाएंगे। आप कितना भी सफाई बरत लो, लेकिन कुछ ना कुछ अंश जो है कीटाणुओं वगैरह का ये आपके भोजन के माध्यम से पेट में जरूर जाता है, जिसको सफाई करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और आपके इसी बार के CHSL के एग्जाम में पूछा गया था कि भोजन के माध्यम से है ना पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणु कीटाणु को मारने का काम किस अम्ल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में HCl दिया गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही आंसर है। ठीक है भाई, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन में आए कीटाणु इत्यादि को मारने के लिए जिम्मेवार है, और जो टाइलिन का क्रिया हो रहा है इसे रोकता है ना। टाइलिन आप जानते हैं कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है ना, जो मांड या स्टार्च के पाचन पे काम स्टार्ट कर देता है प्रारंभ में मुंह से ही, है ना, मुंह से जैसे भोजन आप मुंह में लेते हैं स्टार्ट हो जाता है पाचन, ठीक है ना। लेकिन ये जो पाचन चल रहा होता है इसे HCl जो है ब्रेक करता है, और ये भोजन को अब एसिटिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, क्योंकि ये खुद अम्ल है भाई, है ना। इसके अलावा अग्नाशय से आपका एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करता है। इसके कमी से मधुमेह या चिनिया बीमारी या फिर शुगर का बीमारी हो जाता है, ठीक है, जिसमें घाव वगैरह नहीं भरते हैं, और ये भी एक खतरनाक ही है। इसके अलावा जो आपका मधुमेह के रोगी होते हैं उसको इंसुलिन बाहर से जो है लेना पड़ता है। इसके अलावा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा, अब जठर मतलब होता है भैया पेट, यहाँ जठर अच्छा वर्ड है ना, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इस HCl के अलावा एंजाइम में पेप्सिन रेनिन भी पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं, लेकिन ये दो मुख्य पाए जाते हैं। जो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को सरल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलते हैं, यानी प्रोटीन के पाचन पे काम करता है, और रेनिन भी प्रोटीन के पाचन पे ही काम करता है, लेकिन इसकी कैडर थोड़ा अलग है, ये दूध वाली प्रोटीन पे काम करती है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अग्नाशय से अभी आपने देखा कि इंसुलिन निकलता है ना, जो आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करता है या फिर बैलेंस करने का काम करता है। अब अग्नाशय रस होती है, इसमें आप अग्नाशय रस निकलता ही क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मुझे जैसा याद है एक बार ग्रुप डी में पूछा गया था पिछले साल, और इस बार के CGL प्रे में पूछा गया था कि अग्नाशय रस जो है किस हार्मोन के कारण निकलता है ना। तो अग्नाशय रस को जो है उत्तेजित करता है या फिर निकलने के लिए कौन सिग्नल देता है, तो सेक्रेटिन नामक हार्मोन देता है, यही बोलता है तुम निकलो, है ना, तो ये निकलता है सेक्रेटिन, याद रखिएगा, इसी कारण अग्नाशय रस निकलती है। और इस अग्नाशय रस में क्या क्या पाया जाता है, एक एक बात को ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग बार कई दफा बन गया है आपके एग्जाम में कि ट्रिप्सिन किसके पाचन पे कार्य करते हैं, एमाइलेज किसके पाचन पे, और लाइपेज किसके पाचन पे काम करता है। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ देख रहे हैं तो यही आपका आंसर है,
ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं और लाइपेज जो है फैट वसा के पाचन में मदद करते हैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु को कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। देखिए पीएम दक्ष योजना चलाया गया है ना। ये खास करके जो क्या बताएं, जो आपका कमजोर लेवल के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर चलाया गया है। खास करके जो साफ सफाई कर्मी है उनके ऊपर चलाया गया है प्रधानमंत्री दक्ष योजना, है ना। तो इसमें जो है ट्रेनिंग के दौरान या फिर जैसे प्रशिक्षु मतलब क्या होता है, ट्रेनीज, है ना। जो आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आप प्रशिक्षु होते हो, है ना। तो उस समय जो मुआवजा या फिर वेतन कहिए या फिर स्टाइपेंड कहिए तो ये दिया जाएगा आपको 3000 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन आपके काम के हैं, है ना, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की योजना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री दक्ष योजना की शुरुआत, है ना, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इस योजना के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन मतलब कम समय अवधि के लिए। इसके अलावा यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर कार्यरत है, जो सरकारी संस्थान के माध्यम से आपको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। यह योजना मुख्य रूप से कमजोर वर्गों पे लागू होता है। साफ सफाई कर्मी पे विशेष ध्यान रख के जो है इस योजना को डिजाइन करा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अलग से पूछा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। ये युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं ताकि उनके लिए रोजगार की अवसर या फिर राह जो है ना आसान हो जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देखिए किसान से संबंधित जो भी योजना होते हैं उसे अच्छे से चट करके रखिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक, है ना, कृषि प्रधान देश में रहते हैं और किसान से संबंधित जो भी बात होगी आपकी एग्जाम में जरूर आएगी, किसान और महिला से संबंधित, ठीक है भैया। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो है 3000 प्रति माह पेंशन के रूप में किसानों को दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी किसानों को दिया जाता है, नहीं तो फिर तो लुटिया ही गुल हो जाएगा, है ना। एक क्राइटेरिया होती है कि भाई इतनी ही जमीन होनी चाहिए, इतनी ही उम्र होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी होती है एक, ये तो बहुत पुराने हैं और बहुत क्वेश्चन इस पे बन चुके हैं। आई होप आपको पहले से पता होगा। किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपया, है ना, 2000 का 3 गो नोट दिया जाता है 4-4 महीने के अंतराल पे उस किसान के, है ना, बैंक खाते में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसी बार की विश्वकर्मा पूजा यानी 17 तारीख को जो है लॉन्च किया गया था पिछले महीने में, है ना। तो ये जो है क्या है भाई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये जो है कारीगर वगैरह को, है ना, कम ब्याज दर पे लोन मुहैया कराने वाली जो है आपका ये योजना है, बहुत कम ब्याज दर पे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 प्रकार के लोन जो है अवेलेबल है, मैंने आपको बता ही दिया था, एगो शिशु वाला, एगो युवा वाला, एगो तरुण वाला, है ना। तो इसमें बता दिया था 3 प्रकार का लोन है। ये जो है न्यूनतम आपका 50,000 रुपया से मैक्सिमम आपका 10 लाख रुपया तक का ऋण जो है उपलब्ध कराता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, है ना, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 3000 रुपया मासिक प्रदान किया जाता है इसमें भी, है ना। और इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है ये 18 से 40 वर्ष के जो किसान होंगे उन्हीं को जो है इस फैसिलिटी का लाभ दिया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सभी इंपॉर्टेंट योजना है, खास करके सभी किसान वाला जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय, तो ये आपका नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय नंदा देवी, है ना। कामेत भी यही है, लेकिन नंदा देवी सबसे सर्वोच्च चोटी है कुमाऊं हिमालय का। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि हिमालय को आप 2 दिशा के आधार पर डिवाइड करते हैं, उनको नाम देते हैं। एक तो आपका उत्तर से दक्षिण है, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इस प्रकार से आप नाम देते हैं। एक आपका पूर्व से पश्चिम नाम देते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इस प्रकार से एक नदी के आधार पे है और एक विस्तारिता के आधार पे है। तो जो विस्तार वाला आधार पे है ये इसकी दिशा आपका दक्षिण उत्तर है, और जो नदी वाला हम नाम रखे हैं ये आपका पूर्व से पश्चिम वाला है। ये तो सबसे पहले हो गई दिशा वाली बात। इसके अलावा नंदा देवी आपका कुमाऊं हिमालय का हाईएस्ट पीक है। नदियों के प्रसारण के आधार पर भारत में हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पंजाब हिमालय ये किस किस नदी के बीच में पड़ेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो जो पंजाब हिमालय
हिमालय है ये आपका सिंधु से सतलज नदी के बीच में है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के मेजर हो जाएंगे पाकिस्तान में, है ना, यहाँ फ्लो होता है। आप जानते हैं कि मोहनजोदारो शहर जो है ये आपकी सिंधु नदी के किनारे है, जो हड़प्पा काल से जुड़ी हुई है। तो आप जो है पूरा पश्चिम से उठाना है, सिंधु से सतलज। अब जहाँ पे ये ब्रेक होगा यानी समाप्त होता है पहला हिमालय यानी पंजाब हिमालय सतलज नदी पे ब्रेक होता है, तो अगला सतलज नदी से ही स्टार्ट होगा, है ना। तो मैंने पूर्व से पश्चिम आने के बाद पंजाब के बाद आपको उत्तराखंड पड़ेगा, फिर नेपाल वाला इलाका यहाँ पड़ेगा और असम सबसे पूर्व में पड़ेगा। तो याद करने के लिए काफी इजी है। पंजाब वाला बात करेंगे तो सिंधु से सतलज, इसके अलावा आएंगे हम कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज से काली, फिर काली से खत्म हुआ है तो काली से आगे आएगा। तो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता और फिर असम हिमालय तीस्ता से देहांग। तो काफी इजी है याद करने के लिए, आप याद कर सकते हैं। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी जिंदा पर्वत है हिमालय, है ना। इसके अलावा इसका निर्माण क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मैं ठीक कर दूंगा। यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है। प्राचीन काल में कभी हिमालय के जगह पे टेथीज सागर हुआ करता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से कितना चीज आपने सीखा, हिमालय का निर्माण कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, हिमालय की जगह पे पहले क्या था, हिमालय की टॉप चोटी क्या है ना। इसके अलावा हिमालय को नदी के आधार पे कितने भाग में बांटे गए हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। किन दो नदियों के बीच में किस हिमालय की जगह रखी गई है ना। इसके अलावा हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है ये है आपका माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसकी हाइट जो है 8850.5 मीटर हो गया। अब इसके अलावा पूर्ण रूप से सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है जो भारत के पास है ये आपका कंचनजंगा है। पूर्ण रूप से सर्वाधिक भारतीय चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर है। इसकी हाइट डायरेक्ट पूछी जाती है 85-86 मीटर है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी माफ कीजिएगा ये गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी हाइट 86-11 मीटर है। तो ये भी गॉडविन ऑस्टिन इंडिया प्लस पाकिस्तान को साझा करता है, इसीलिए पूर्णतः भारतीय नहीं कहा जाता है। इसीलिए पूर्णतः भारतीय जब भी हाईएस्ट पीक की बात होगी तो आपका कंचनजंगा होगा जो सिक्किम में है, ठीक है। तो ये आपके सामने दुनिया की 3 सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा कंचनजंगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में जीडीपी है ना का विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है, कितना अनुमानित किए गए हैं कि इस बार इतनी जीडीपी रहने वाली है देश की, ये जो हम फाइनेंशियल ईयर में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 6 से 6.8 है ना प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, इससे भी कई बार क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जीडीपी आप जानते हैं कि किसी भी देश की एक वित्तीय वर्ष में है ना उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसे हम जीडीपी है ना सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है भाई। तो भारत में वित्तीय ईयर फाइनेंशियल ईयर कब से कब होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस दौरान जो आपका सभी उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा जीडीपी होता है। इसके अलावा एक एनडीपी आपसे पूछता है कि जीडीपी में से क्या घटाएं कि हमें जो है एनडीपी प्राप्त हो, है ना। तो जीडीपी में से हम क्या घटाते हैं, हम घटाते हैं भैया मूल्यह्रास, क्या घटाते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं, तो हमें जो है एनडीपी प्राप्त होता है, ठीक है। समझ गए। जीडीपी में से अगर आपने मूल्यह्रास को घटा दिया तो आपको है ना शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो है प्राप्ति होगी। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है किस सेक्टर की है, तो आपको बताना होगा तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। आप जानते हैं ना प्राथमिक सेक्टर कृषि खनन वगैरह, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। तो तृतीयक सेक्टर में सबसे ज्यादा जीडीपी में जो है आपका योगदान आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे, ये आपके फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ को दर्शाता है ना कि कितने कितने रखे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019-20 में 3.7% था, 2020-21 में जीडीपी में जो है भारत में 6.6% की गिरावट आ गई थी कोरोना के कारण, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा है ना 21-22 में 8-7%, इसके अलावा 22-23 में 7% और 23-24 में 6 से लेकर के 6.8% तक जीडीपी में जो है वृद्धि रखी गई
गई है। तो ये आपका चार्ट है ना, पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से आप अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 83A का संबंध किससे है भैया? अनुच्छेद 83A का संबंध जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। तो ये वाली बात आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल 83A में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 83A जो है राज्यसभा से संबंधित हो गया, जो बताने का काम करता है कि इसका विघटन संभव नहीं है। इसके अलावा भारतीय संसद के अस्थायी सदन है, अभी मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, जिसका विघटन कभी भी संभव नहीं है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष है ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके जगह पे नए सदस्य जो है आते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कौन से वर्ष, 2 वर्षों के अंतराल पे कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 जो है ये संसद से संबंधित है, 80 राज्यसभा से और 81 जो है ये आपका लोकसभा से संबंधित है। मैंने इसके लिए कोड बनाया था सरल, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। इसके अलावा भारत में प्रथम बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आता है, पता नहीं क्यों पूछते हैं। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे आपके गणेश वासुदेव मामलकर, GVM। ठीक है, इसके अलावा पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो अप्रैल 1952 में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल था वो दिन, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन, है ना। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के वर्तमान, है ना, वर्तमान उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जैसे अभी आपका धनखड़ साहब होंगे, है ना। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितने हैं? 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा में एंट्री चाहिए तो आपका एज कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के थ्रू राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। जो ही यही तो आर्टिकल बताए 83 का है कि भाई इसका विघटन होता ही नहीं है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह विषम परिस्थिति में, है ना, पहले भी जो है समाप्त जब हो जाएगा तो सदस्यता भी चली जाएगी भाई, है ना। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल फिक्स है, 6 वर्ष का होगा। कितना? 6 वर्ष का। इसके अलावा एक साल में आमतौर पर 3 संसदीय सत्रों का आयोजन किया जाता है और अच्छे बच्चे जो है एग्जाम में इसे गलती करके आ जाते हैं। बच्चे अंदाजा लगाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और मैं पहले बता दूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने सुना होगा कि संसद के 2 संसदीय बैठकों के बीच की जो मैक्सिमम गैप है ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चे एक साल में 6 दूनी की 12 मतलब लगा लेते हैं कि 2 बैठक होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना। एक साल में आमतौर पर 3 संसदीय सत्रों का आयोजन, ये सत्र अलग है, ठीक है भाई। ये सीजन के अनुसार नाम दिया गया। आप यहां पर देख सकते हैं बजट सत्र, मानसूत्र सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है ना। तो 3 सत्र होते हैं एक साल में संसद के, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, लेकिन बुलाने का काम जो है ये राष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो आर्टिकल 108 है इससे संबंधित। राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता है ये स्पीकर करते हैं। स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष। तो आज समझ जाइएगा संसद के 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। एक साल में आमतौर पर संसद के कितने सत्रों का आयोजन होता है? तो 3। ये दोनों अच्छी बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर, है ना, मनोहर पर्रिकर, है ना, इसके नाम पे जो आपका रखा गया है ना। ये आपका डबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है और आपका जो मोपा है अब इसका नाम बदल गया है मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा। ये दोनों ही आपका गोवा में स्थित है। गोवा में अभी जो है आपके 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी हो रही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है ना था ना पहले, तो इनका नाम जो है अब शहीद भगत सिंह जो है एयरपोर्ट रख दिया गया है। इसके अलावा
अरुणाचल, अच्छा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है ये भी क्वेश्चन आता है। उस गांव का नाम याद रखना है, पार्टिकुलर बंगा नाम का गांव था पाकिस्तान में, यहाँ पे भगत सिंह का जन्म हुआ है। भगत सिंह के बारे में सभी बात ध्यान रखना है। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका, तो ये आपका 1929 में फेंका था। इसके अलावा फांसी कब हुआ, तो 1931 में हुआ था। भगत सिंह ने किताब लिखा जो है मैं नास्तिक क्यों हूं, तो ये सभी बात भगत सिंह के बारे में जरूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, इसका नाम है डोनोपोली एयरपोर्ट, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। ये भारत के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। साथ ही साथ ये टॉप 10 दुनिया की जो हवाई अड्डा है व्यस्तता के आधार पर इसके अंदर ये आई है। आपका कौन सा इंटरनेशनल वाला जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी वाला, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। इसके अलावा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा के अंदर स्थित है। ये घरेलू हवाई अड्डा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन उद्देशित अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट या राज्य कौन सा है। ठीक है भाई, तो जो दृष्टिबाधित लोगों के ऊपर जो है इस प्रकार की पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, तो ये आपका राजस्थान है। देखिए राजस्थान कई सारे पॉलिसियां जो है इस साल आपका जो है लॉन्च किया है, जिसने सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर लूँ, ये नाम से ये विजन से संबंधित है, मतलब दृष्टि से संबंधित है। ये दृष्टिबाधित लोगों पर लागू होता है, जो ये वाला आपने देखा पॉलिसी है ना। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने चिकित्सा से संबंधित एक योजना चलाई जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ चलाते हैं, तो साउथ के हीरो चिरंजीवी के नाम पे उधर नहीं जाइएगा, ये राजस्थान में चलाई जाती है, क्योंकि चिरंजीवी का मतलब होता है जो लंबा जी है ना। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये भी आपका राजस्थान ही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन है ना अधिनियम। इसके अलावा राइट टू हेल्थ है ना, स्वास्थ्य का अधिकार वाला जो बिल है, ये भी आपका राजस्थान में पास किया गया है। तो ये सभी जो है राजस्थान पहली बार जो है इंट्रोड्यूस करवाए हमें इन सब बिल से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाले पहला राज्य बिहार है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला डिजिटल राज्य केरल बना था, और सबसे पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सब चीज जो है डिजिटली आप जो है मतलब ऑपरेट होती है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा भारत का पहला जैविक राज्य, ये पुराना हो चुका है, ये सिक्किम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, राज्य सरकार के एग्जाम में काफी पुराने क्वेश्चन भी आते हैं है ना। इसके अलावा जस्टिस क्लॉक अपनाने वाला पहला न्यायालय कौन है भाई, गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट जो है ये जस्टिस क्लॉक को लगाया है, यानी हाई कोर्ट के बाहर एक घड़ी होती है बड़ी वाली, जिसके अंदर डिस्प्ले होता रहता है कि कौन सी केस नंबर जो है अंदर सुनवाई में है या फिर चल रही है। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा सबसे पहले इंडिया में नागालैंड में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातों जो है राज्य को प्रथम को लेकर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा भारत के लिए भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध कोडागू हिल स्थित है, कोडागू हिल स्टेशन, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोडागू, जैसे लग रहा है सुडोकू, एगो सुडोकू होता है खेल, आप पेपर में देखे होंगे है ना। तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध कोडागू हिल स्टेशन है, तो ये आपका कर्नाटक में है कोडागू। ठीक है, माथेरन हिल स्टेशन रेलवे ने 2 करोड़ बार आपसे पूछ लिया है, रेलवे के एग्जाम में आया है, एसएससी के भी एग्जाम में आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटका ट्रेन चलता है, टॉय ट्रेन। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये माथेरन हिल स्टेशन, ये आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लोनावाला, कर्जत आपने सुना होगा, वहीं उसी के आसपास है ये माथेरन है ना। यहाँ सनसेट पॉइंट है, लोग सनसेट देखने को जाते हैं। इसके अलावा सातामाला हिल, ये भी महाराष्ट्र में है। गोविंदगढ़ हिल, ये सभी के सभी आपके महाराष्ट्र में है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया। इसके अलावा बरमुडा हिल, बारामूडा हिल, देखिए एगो बरामूडा ट्रायंगल है ना, एगो बरामूडा ट्रायंगल है जो महासागर में है, यहाँ पे है बारामूडा हिल, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। ठीक है, डिंगरावाड़ी हिल स्टेशन, ये आपका उड़ीसा में है। श्रीमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में, अन्ना मलाई सुना ना, मलाई वाला, तो ये तमिलनाडु में है, मलाई वाला। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, कुछ हिल स्टेशन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसा नाम जो ज्यादा सुना नहीं हो, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजमहल की पहाड़ी आपने सुना होगा, झारखंड में है, और झारखंड में हिल की बात आ रही है तो पारसनाथ की चोटी काफी पूछे जाती है, ये भी आपके झारखंड में है। इसके अलावा बराबर की
गुफाएं बिहार में है, राजगीर की पहाड़ी आपके बिहार में है, राजगीर जगह का नाम है बिहार में, तो इसे राजगीर भी ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर ही स्थित है। साथ ही साथ बराबर की गुफा आ गया, चूंकि ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बिहार में एक केसरिया स्तूप भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे, केसरिया है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शेषचैलम हिल्स, पटकाई बम हिल्स, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक वही है जहां से नर्मदा निकलती है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज है ना, सतपुरा रेंज जो है पर्वतों की श्रृंखला, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये सभी के सभी आपने हिल स्टेशन वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य करती है मंजू भार्गवी है ना। कुचिपुड़ी है ना नृत्य जो है 8 शास्त्रीय नृत्य में एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो किस राज्य से ताल्लुक रखती है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार में आएंगे तो जो भी रेड्डी फैमिली है, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, यानी जो भी रेड्डी फैमिली है। अगर आपने गद्दाम पद्मजा रेड्डी, एक और रख लीजिएगा गद्दाम पद्मजा रेड्डी, एक का नाम है पद्मजा रेड्डी, गद्दाम तो उपनाम है लेकिन इसका नाम है पद्मजा रेड्डी, तो जो भी रेड्डी सरनेम है ना, आपको कुचिपुड़ी के साथ जाना है ना। इसके अलावा स्वपन सुंदरी, लक्ष्मी नारायण, वेदांतम सत्यनारायण है ना। इसके अलावा गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेते हैं, तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा। और पिछली बार तो ट्रेंड में था कि भाई ये जो नृत्यांगना है इस नृत्य के अलावा और कौन से कर लेते हैं, ठीक है, तो जरूर ध्यान रखें जो दो नृत्य कर लेते हैं। जैसे आपने सोनल मानसिंह को देखे होंगे, ये भी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों कर लेती है ना, तो इस प्रकार से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य को एकल और समूह में भी किया जा सकता है, मतलब सिंगल भी करते हैं और मिक्स माने ग्रुप में भी कर सकते हैं आप कुचिपुड़ी नृत्य को। लेकिन भरतनाट्यम सिर्फ एकल नृत्य है जो महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिंगल महिला ही भरतनाट्यम करती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है आपका जो है कुचिपुड़ी नृत्य को आधुनिक स्वरूप में ढालने का श्रेय, ठीक है। यह नृत्य भरतनाट्यम से सामान्यता रखती है। किस नृत्य की बात हो रही है भाई, कुचिपुड़ी। तो आपको अगर आप कल होके पूछे कि कौन से दो शास्त्रीय नृत्य आपस में जो है समानता रखती है, तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में काफी जो है मिलती है, मतलब उनके स्टेप वगैरह। इसके अलावा इस नृत्य में एक भाग होता है तरंगम। आपसे पूछा गया था इसी बार के कौन से एग्जाम चल रहे थे भाई, इससे पहले सीपीओ वगैरह सीपीओ का एग्जाम हुआ था है ना, तो उसमें आपसे पूछ लिया गया था कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में है ना नर्तक जो आप होता है, जो डांसर होते हैं, वो आपका है ना दीपक से जला हुआ थाली और जल का पात्र लेके नृत्य करती है, तो ये आपका कुचिपुड़ी है। एक एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, फालतू की बात नहीं। इसके अलावा मोहिनी अट्टम तथा भरतनाट्यम में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं, दोनों बात ध्यान रखेंगे है ना। जो भरतनाट्यम है ये एकल महिला नृत्य है, इसमें जो है सिंगल महिला भाग लेती है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है जादूगरनी का नृत्य भी कह सकते हैं, माने मोहिनी का मतलब ही होता है जो है मोहित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला। इसके अलावा भारत के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, ठीक है भाई। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लक्ष्य से आ जाते हैं कि भाई फला चीज, जैसे पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य है ना, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, हर घर जल का लक्ष्य है ना, गाँव खेरे तक रोड का लक्ष्य, यानी जो योजना जिससे चलाया गया उससे एक जो है टाइम फिक्स कर लिया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि इंडिया में जो है ना समय पर जब ट्रेन नहीं पहुंचती तो लगभग लक्ष्य कहां से होगा, है ना भाई। तो 2025 तक जो है ये आपके भारत के हर जगह पे जो है आपका इंटरनेट फैसिलिटी मुहैया कराने की लक्ष्य रखी गई है, आपको याद करना है क्योंकि भैया आपको एग्जाम पास करना है। इसके अलावा हर घर जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें भी एक बार सीजीएल के मेंस में जो पिछले साल हुआ था। इसके अलावा भारत के 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में पहले हर घर जल वाला राज्य कौन बना, तो गोवा बना, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री बानी योजना किससे संबंधित है, बानी ये वाला है, डब्लू वाला बानी है, ठीक है, बी वाला है ना, डब्लू वाला वाईफाई वाला है, ब्रॉडबैंड वाला है, ठीक है भाई। तो ये आपका जो है ये इंटरनेट कनेक्शन से ही संबंधित है प्रधानमंत्री बानी योजना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा
पूछा गया है कि ये किससे संबंधित। इसके अलावा भारत में खनिज उत्पादन क्षेत्र तथा उनसे संबंधित स्थानों का मिलान कीजिए, जो आपका मिनरल्स मिलते हैं और ये किस जगह पे ये पार्टिकुलर जगह है उससे आपको मैच करना है। आपके पहला जो है ऑप्शन ए में है क्युंझोर, क्युंझार। ये क्युंझार कहाँ पे है, तो ये आपका ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है क्युंझार। इसके अलावा रामगिरी, रामगिरी आपके आंध्र प्रदेश में है। ये सोना और चांदी दोनों मिलते हैं इस रामगिरी में। तरेगांव, ये तरेगांव कहाँ पे है, तो तरेगांव आपका है जी मध्य प्रदेश के अंदर तरेगांव, इसे भी ध्यान रखेंगे। नोवा मुंडी, ये आपका एमटीएस में पूछा गया था इसी बार के एमटीएस में कि नोवा मुंडी कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है नोवा मुंडी। तो आपका इसी प्रकार से मैच करना है जैसे हमने किया है। आंसर नीचे दिया गया है, ए को सेकेंड से मैच करना है, बी को थर्ड से, सी को फोर्थ से और डी को 1 से मैच करना है। अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है ये मैंने मौखिक रूप से बताया है, यहाँ पे आपने लिखित रूप से पा सकते हैं। क्योंझार उड़ीसा में स्थित प्रमुख क्रोमाइट उत्पादन क्षेत्र है। क्या है भाई, क्रोमाइट मिलता है। कहाँ पे है ये क्योंझोर, तो ये आपका उड़ीसा में है ना। इसके अलावा उड़ीसा के और भी जो है आपके मिनरल जो है उत्खनन क्षेत्र है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उड़ीसा के पंचपतमाली, कोरापुट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम। इसके अलावा बादाम पहाड़ी, ये भी आपके उड़ीसा में है। तो ये कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे लौह अयस्क लोहा का आयरन ओर मिलेगा। ठीक है, तो उड़ीसा का इन 3 जगह क्योंझोर, यहाँ पे आपको क्रोमाइट मिलेगा, पंचपतमाली, कोरापुट, यहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलेगा और बादाम पहाड़ी, यहाँ पे आपको लोहा मिलेगा। जरूर ध्यान रखें, काफी ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। इसके अलावा रामगिरी, ये रामगिरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे सोना और चांदी दोनों मिल जाते हैं रामगिरी में, है ना। इसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक में आपने कोलार है, कोलार स्वर्ण केजीएफ वाला पिक्चर वाला कोलार, तो यहाँ पे आपको सोना मिलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हट्टी भी है एक, हट्टी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखें कर्नाटक में। इसके अलावा तरेगांव मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आपको तांबा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मलाज खंड में आपको तांबा ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए मलाज खंड भी लिखा है, यहाँ भी तांबा मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा तांबा के लिए अग्रणी जो है इंडिया में, ये आपका खेतरी है। ये खेतरी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर स्थित है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। देखिए अब देखिए कपास वगैरह की जो खेती है ये काली मिट्टी में होती है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि कपास वगैरह की खेती जहाँ पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वहीं पे होता है भाई, कम पैमाने पे अलग जगह पे भी हो सकती है ना। इसी प्रकार से भाई राजस्थान फेमस तो है खेतरी तांबा के लिए, लेकिन तांबा मलाजखंड मध्य प्रदेश, तरेगांव मध्य प्रदेश इत्यादि वगैरह में भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा नोवा मुंडी, ये कहाँ है भाई, ये झारखंड सिंहभूम में है, यहाँ पे आपको लोहा मिलेगा। तो कहीं कहीं आपने डायरेक्ट ही देखा होगा कि झारखंड के सिंहभूम में लोहा मिलती है। अब सिंहभूम बहुत बड़ा जगह है भाई, उसके अंदर भी जो स्पेसिफिक रीजन है उसका नाम क्या है, तो नोवा मुंडी। तो इस प्रकार से समझिएगा। इसके अलावा टापू जनजातीय नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है। टापू कहीं कहीं से तापू भी लिखते हैं, तापू, है ना, तापू, है ना। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की ये नृत्य है, तापू है या फिर टापू। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार और नृत्य की बात कर लेंगे तो मोपिन होता है, सोलुंग होता है, मुखौटा नृत्य से युद्ध नृत्य भी कहा जाता है, लोसार फेस्टिवल, इसको स्टार लगाइएगा। इसके अलावा शेर और मयूर नृत्य, बांचो नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। ठीक है भैया, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक फेमस है नामदफा नेशनल पार्क, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। और एक कैबुल लामजाओ भी फेमस है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं भाई, कैबुल लामजाओ ये इसलिए फेमस है कि ये फ्लोटिंग पार्क है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये विश्व की फ्लोटिंग पार्क है, मतलब भारत की एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है और विश्व में भी कैबुल लामजाओ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है इसलिए हम कंफ्यूज हो जाओगे, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में भैया नामदफा नेशनल पार्क है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के अभी आपने ढेर सारा त्योहार और फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे नृत्य वगैरह देखे, इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। और पेमा खांडू जो है वर्तमान में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री है इंडिया के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पेमा खांडू। देखिए इससे भी कई दफा क्वेश्चन बना, मैंने तो ये भी क्वेश्चन देखा है कि सबसे अधिक दिन तक कौन सी महिला मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रखा, जानते सब
सब हैं, लेकिन फिर भी बहुत आदमी गलती करके आए। ठीक है भाई। इसके अलावा सागा दावा फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल, भूमचू उत्सव, है ना, टेंडोंग लोहोरामफट, इसी प्रकार से नाम है भाई, है ना। अब उनके भाषा में कुछ इसका अर्थ होता होगा, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले असम का एक त्योहार देखा था मीफी वाला, है ना, उसी प्रकार से इसका भी नाम है तेदोंग लोहोरामफट, है ना। तो ये भी आपका, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, ये सभी के सभी सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम का त्योहार है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये लोसांग त्योहार है ना, ये लोसांग नहीं, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा था, इधर आइए, ये लोसार जो है ना, कहाँ पे गए, कहाँ गया, इधर होगा कहीं, ये देखिए, ये जो लोसार त्योहार है, ये वाली लोसार, तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती है, आपका हिमाचल प्रदेश में भी होता है और लद्दाख के अंदर भी होता है, यही चीज बताना चाह रहा था, एक से अधिक जगह होती है। इसके अलावा टैकल पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए, टैकल पॉइंट का संबंध जो है ये कबड्डी से है। कबड्डी, राइडर और स्ट्रगल शब्द भी कबड्डी से संबंधित है। देखिए, राइडर और स्ट्रगल, जो पढ़ने के लिए जाता है ना एक खिलाड़ी दूसरे के घर में, उसे राइडर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, राइडर और स्ट्रगल ये भी कबड्डी से ही संबंधित है, टैकल भी कबड्डी से ही संबंधित है। अब आते हैं कबड्डी के अंदर थोड़ा सा, कबड्डी में, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, जो 40 मिनट की खेल जो है ये निर्धारित होते हैं, 40 मिनट इस खेल के लिए। फुटबॉल की अवधि भी आपसे पूछी जाती है, 90 मिनट की होती है, और हॉकी की अवधि आपकी 60 मिनट की होती है। तो इन तीनों की अवधि भी पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। एक बार तो ये पूछा गया अभी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कि T20 क्रिकेट में एक बॉलर मैक्सिमम कितनी ओवर बॉल डाल सकते हैं, तो 4 ओवर, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई। और वनडे क्रिकेट में 10 ओवर। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉन्ड नहीं है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के विजेता अभी कौन बने? कबड्डी की बात हो रही है, तो कबड्डी से संबंधित एक, जैसे आईपीएल है, WPL है, वैसे कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग है। इसके ऊपर आपने, है ना, वेब सीरीज भी देखा होगा, है ना। तो जयपुर पिंक पैंथर्स जो है ये आपका प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के विजेता है, पुनेरी पल्टन को हरा के, है ना। आईपीएल जो 2023 में हुआ है, ये आपके विजेता CSK है, GT को हरा के। WPL 2023 जो महिला वाला आईपीएल है, इसकी विजेता आपका मुंबई इंडियंस है, MI है, DC को हरा के, यानी दिल्ली कैपिटल को हरा के। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। पहले लफ्ज में मैंने GT कहा था भाई, जो आईपीएल है ना, वो GT को हरा के, गुजरात टाइटंस को हरा के, तो DC नहीं सुन लीजिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए रामबाण तरीका है कि आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों को याद कर लीजिए, क्योंकि जो मेजर नदी है आराम से आपको याद हो जाएगा, और मैंने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दिया था। देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा। इसको कैसे हम याद किए, भले आपको फनी लगता हो, है ना, मैंने तो इस प्रकार से याद कर लिया है। ठीक है, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। ठीक है भाई। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑब्वियसली अरब सागर में नहीं गिरते होंगे, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है ये दोनों जो है सागर है, समुद्र है, जो किसके पार्ट है? हिंद महासागर के पार्ट है। इससे भी कई दफा क्वेश्चन आए हैं, तो मैं इसको भी यही इसी पॉइंट में निपटाया हूं कि कौन कौन से सागर हिंद महासागर के जो है पार्ट है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपने जो इस स्लाइड में आंसर देखा कि जो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये सभी के सभी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है। चलते हैं आगे। तो अरब सागर में अब गिरने वाली नदी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गिरती है। तो अरब सागर में आपका नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, भारत पूजा जिसे पोन्नानी नदी कहते हैं केरल में बहती है, और ये भी आपके अरब सागर में ही गिरती है। तो ये कुछ मेजर नदी जो अरब सागर में गिरती है, और जो ऑप्शन में आंसर में हमने लिख रखा है वो मेजर नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे हिंद महासागर के प्रमुख पार्ट कौन कौन से हैं। तो हिंद महासागर, सबसे पहले हिंद महासागर क्या है? तो ये दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर ये दुनिया में सबसे बड़ी महासागर है, दूसरी सबसे बड़ी महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरी सबसे बड़ी महासागर आपका हिंद महासागर है, जो किसी देश यानी इंडिया के नाम से रिलेशन रखता है। ठीक है। इसके अलावा इसके कौन कौन से पार्ट है? तो बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का लक्काद्वीप सागर भी कहते हैं इसे। ठीक है।
लक्षद्वीप सागर भी कहते हैं लक्षद्वीप को, क्योंकि आप जानते हैं लक्षद्वीप का पहला नाम जो है अमीनी द्वीप या लक्काद्वीप ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है आपके हिंद महासागर के ही पार्ट है। अंडमान सागर ये भी आपके हिंद महासागर के पार्ट है। अरब सागर तो ये है ना, अरब सागर भारत के पश्चिमी किनारा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये सभी के सभी हिंद महासागर से ही निकले हुए हैं, यानी हिंद महासागर के बच्चे पोते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्व में सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। अभी आपसे पूछ लिया गया था कि नील नदी किस महासागर या फिर किस सागर में गिरती है, तो उद्गम होती है नील नदी की विक्टोरिया झील से और गिरती है भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाला एक नहर पूछ लेता है आपका, उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। फिलहाल यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे बात है कि नील नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो विक्टोरिया लेक से निकलकर भूमध्य सागर में उतर है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। अपवहन के आधार पे यानी जल राशि के उपलब्धता के आधार पे अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उद्गम जो है ये आपका पेरू अमेरिकी कंट्री है, यहीं से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके अलावा मरियाना खाई ये कहाँ पे है भाई? प्रशांत महासागर में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अधिक गहराई वाला स्थल है दुनिया में। इसके अलावा अगला हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या बालिकाओं के शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। मान लीजिए उनके बच्चे नहीं हुए, मतलब अगर किसी को कोई गोद लेता है ना, तो भी उसके जो है शिक्षा देने का मतलब प्रदान कराएंगे, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये कौन सा आर्टिकल जो है आपका जो है इस प्रकार की बात कहती है, तो आर्टिकल 51A के कहता है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का जो है अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था कराना उन पेरेंट्स का कर्तव्य होगा जिनके अंदर वो बच्चा पल रहा है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे सर्वप्रथम 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो पूर्ण रूप से 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। इस पॉइंट को VVI कर लीजिएगा, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनी कि मौलिक कर्तव्य को पूर्ण रूप से कब लागू कब अमल में लाया गया, लेकिन आने वाले दिन में ये आएगा, जैसा कि मुझे अपनी चश्मा से दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 10 सर्वप्रथम लगाया गया और 11वां बना शिक्षा का, जो आर्टिकल 51 के के में रखा गया। अगर आप अल्फाबेट को गिनेंगे तो के 11 नंबर पे है, इसीलिए 11वां बना है, जिसे भाग 4A में रखा गया है सभी मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51 के A के तहत। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आजकल 11 मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4A में है, आर्टिकल 51 के A में है, सभी को दिखाता हूं। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो क्वेश्चन का आधार भी है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, देखिए मौलिक कर्तव्य अलग होता है ना, इसके अलावा मौलिक अधिकार अलग होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है ना, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपके 6 हैं, जो 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल के बीच में समाये हुए हैं, 6 हैं और भाग 3 में है, और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिए गए और 11 है, भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में है। तो ये दोनों अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार में भी कई प्रकार से जो है उसे अलग अलग कर दे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, इस प्रकार से बांटे हैं, जो हम बाद में बात करेंगे। आई होप आप याद ही कर लिए होंगे, अगर आप मेरे से कुछ दिन पहले मतलब अगर आप 2-4 महीने से भी जुड़े हुए हैं तो ये सब तो ऐसे ही उड़ जाएंगे जी, है ना। इसके अलावा जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, तो उनको भी हटा दिया गया था आपका 1978 ईस्वी में। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के A में रख दिया गया, और आजकल ये जो है आपका विधिक अधिकार है, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो आपने 11 मौलिक कर्तव्य देखा, ये आपके सामने 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिख रहा होगा। ठीक है भाई। पहला आपसे डायरेक्ट भी पूछता है कि आर्टिकल 51A के A में क्या है, तो है ना, तो ये है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आर्टिकल 51A के B में है कि उन महान आदर्श वाक्यों को समझाना जिन्होंने हमें देश भावना या देश भक्ति के लिए प्रेरित किया हो। ठीक है, आर्टिकल 51A के C में कहता है अखंडता, संप्रभुता और आपका जो है क्या होता है, एकता, इन तीनों की रक्षा करना। इसके अलावा आर्टिकल 51A के D में है कि देश सेवा की जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवाएं
प्रदान करना या इसके लिए तत्पर रहना। इस प्रकार से आपको जो है 11 रीड कर लेना है, ठीक है भाई, क्योंकि कभी कभी जो है अलग से ही पूछे जाते हैं। जैसे आपने एक बार पूछ दिया गया था कि जो आपका सार्वजनिक हित की संपत्ति है उसकी रक्षा करना किस आर्टिकल में है, तो मौलिक अधिकार कर्तव्य के कौन से पार्ट में, भाग में, या कौन से आर्टिकल में। तो आप क्या आर्टिकल 51 ए तो आप जानते हैं कि इसमें मौलिक कर्तव्य है, लेकिन 11 है तो 11 के लिए अलग अलग अलॉटमेंट है, ए बी सी से लेकर के तक। तो आपको जो अगर आपसे पूछे कि भाई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कहाँ पे है, तो ये आपके आर्टिकल 51 ए के आय में है। डीपीएसपी के अंतर्गत यही बात अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व के अनुसार है ना देश में सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 49 में दिया गया है यही बात। लेकिन ये डीपीएसपी है और ये मौलिक कर्तव्य है, दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक ही चीज को कई जगह आप हमारे संविधान में देखेंगे, इसीलिए पढ़ना इजी है। इसके अलावा भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को देखरेख करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये आपका माइक्रो फाइनेंस जो संस्था होता है जो वित्तीय लोन मुहैया कराते हैं, सूक्ष्म वित्तीय लोन माने कम राशि छोटे छोटे लोन मुहैया कराते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मतलब बॉडी कंट्रोलिंग बॉडी है, मतलब इनके देखरेख में ये काम जो है करते हैं। भारत में कुछ प्रमुख माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में जैसे एयू माइक्रो फाइनेंस काफी पूछा गया है। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक वगैरह भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जैसे ही कार्य करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह कम आय वाले जो परिवार होते हैं उसको लोन मुहैया कराने का काम करते हैं। देखिए माइक्रो फाइनेंस वाली जो बैंकिंग व्यवस्था है इसकी जो श्रेय दिया जाता है सोचने का या शुरू करवाने का, ये मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है। ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आरबीआई बैंक दर, रेपो रेट, आरबीआई का, अभी आरबीआई की बात आई तो मैं आरबीआई को थोड़ा सा बताऊंगा। तो आरबीआई बैंक दर है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति, नोट छापना इत्यादि प्रमुख कार्यों का जो है साख सृजन करना। एक और लिखिएगा, ये भी पूछता है साख सृजन करना, तो ये सभी के सभी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से है, ठीक है। मैंने ये चीज तो आपको पहले ही बता रखा है कि रेपो रेट बढ़ेगा या फिर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे या नोट की तरलता पे, ये सभी की सभी बात मैंने पहले ही बता रखा है। रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले दिन में भी आएंगे और जब तक ये दुनिया रहेंगे तब तक आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल आर्थिक दुनिया है। आजकल कोई पढ़ रहा है ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं, जीविका चलाने के लिए। ये बात भले करवा है लेकिन सच है ना भैया। तो ये जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को अपनी धन देता है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक से आरबीआई लेता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, यानी कमर्शियल बैंक को ब्याज प्राप्त होता है रिवर्स रेपो रेट में, और रेपो रेट में आरबीआई को ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा आरबीआई की वर्तमान गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास। ये को किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। उर्जित आर पटेल का स्थान लिए थे और उससे पहले रघुराम राजन थे। रघुराम राजन 23वें हो जाएंगे, उर्जित आर पटेल 24वें हो जाएंगे और शक्तिकांत दास 25वें हो जाएंगे। तो 25वें गवर्नर चल रहे हैं। इसे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी, तो एक हिल्टन यंग आयोग के आधार पर हुआ था। ये कब हुआ था, 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत का केंद्रीय बैंक है, अंतिम ऋणदाता बैंक तथा बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देखिए यहां से भी क्वेश्चन मैंने बनते देखा है। आरबीआई में टोटल गवर्नर की संख्या कितने होते हैं, 5 है ना। कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है, यानी 1+4 होता है, ठीक है, आरबीआई के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आजकल। तो आजकल जो 4 डिप्टी गवर्नर है कौन है, माइकल पात्रा, ये पुराने हैं। एम राजेश्वर, इसके कार्यकाल में 1 ईयर की बढ़ोतरी की गई है हाल फिलहाल में। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके टॉप। इसके अलावा टी रविशंकर, ये भी डिप्टी गवर्नर है। और स्वामीनाथन जानकी रमन, ये जैन साहब यानी महेश जैन साहब का स्थान लिए हैं हाल फिलहाल में ही। एसबीआई बैंक से जुड़े हुए थे स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये 4 आपका डिप्टी गवर्नर आरबीआई के अंदर। किस वर्ष में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडस ने, है ना, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों से आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम का अवधारणा प्रतिपादित किया था। देखिए अष्टक के नियम दिए थे कौन, न्यूलैंडस। तो कब दिए थे, 1865 ईस्वी में। आजकल ट्रेंड में है, इसलिए ही पूछा जा रहा है कि कब दिया था, ठीक है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, ये तो धूम मचा दिए हैं पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों से, दशक नहीं कह सकते यहाँ पे, महीनों से एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। ईस्वी के साथ याद रखेंगे इन सब चीजों को। 1869 में मेंडेलीव ने अपने आवर्त
सारणी को रिलीज करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पिछले दिनों क्वेश्चन बन गया था कि 2000 जो आप 150 वर्ष जोड़ लीजिएगा 1869 से, कि मेंडेलीव ने हाल फिलहाल में अपना कौन से जो है अपने आवर्त सारणी की वर्षगांठ मनाई है, तो 150 भी वर्षगांठ मनाई गई थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी की। इसके अलावा भारत में प्रथम बार रेडियो की प्रसारण कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। देखिए आजकल जो आप आकाशवाणी वगैरह सुन रहे होंगे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है ना, इसकी भी इतिहास पुराना है। 1927 में जो है निजी तत्वों के द्वारा रेडियो की जो है सिलसिला शुरू हुई इंडिया में, फिर इसकी नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया 30 में, फिर 36 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी नाम दे दिया गया जो आजकल आप सुनते हैं। लेकिन रेडियो की पहली बार प्रसारण 1923 में ही माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसलिए क्लियर कर दिया, नहीं तो आप 1927 बोलोगे। इसके अलावा भारत में चंद्रयान फर्स्ट, क्योंकि चंद्रयान का युग चल रहा है भाई अभी अभी, है ना, चंद्रयान की इसमें जरूर पूछे जाएंगे। और तीनों की जो लॉन्चिंग स्थान है सेम ही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो भारत में आपका ना चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, चंद्रयान सेकेंड 2019 में और चंद्रयान थर्ड जो है 2023 में लॉन्च किया गया। तो 2 असफल रहे और चंद्रयान थर्ड जो है पूरी तरीके से सफल रहा। इसके अलावा एशियन गेम 2022 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, तो ये पदक की जो क्वांटिटी है जरूर याद रखें हाल फिलहाल के सभी गेम में भारत के लिहाज से। तो एशियन गेम जो आपका चाइना में करवाया गया 22 वाला 23 के अंदर भारत को 28 गोल्ड मिला है। टोटल 107 पदक प्राप्त हुए जिसमें 28 गोल्ड और 30 रजत और 41 जो है आपका ब्रांज प्राप्त हुआ है एशियन गेम में। ये अब तक का सबसे अच्छा सफर रहा है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो पिछले साल हुआ था, इसमें भारत को टोटल 61 पदक प्राप्त हुए थे जिसमें 22 गोल्ड 16 रजत और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था। ओलंपिक 2020 में भारत को 7 पदक प्राप्त हुआ था, 1 2 4, 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, रवि दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा 2 रजत और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था। खेलो इंडिया 2023 की जो 5वीं संस्करण जो आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए, तो इसमें जो है महाराष्ट्र को टॉप स्थान प्राप्त हुआ। तो महाराष्ट्र को 56 गोल्ड 55 रजत और 50 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हो रहा है। अभी इसकी जो है रिजल्ट नहीं आई है, पिछली वाला जरूर है कि विजेता सर्वश्रेष्ठ टीम है और हुआ था गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, है ना, तो देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 1.64% था जो घटा था, है ना, 2001 के तुलना में। इसके अलावा दशकीय वृद्धि कितनी है, देखिए दशकीय वृद्धि अलग चीज होती है, तो दशकीय वृद्धि जो है 17.64% है, कहीं कहीं आप 17.7% भी लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं ये एनसीईआरटी से उठाया हूँ। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है जन घनत्व। और जन घनत्व सबसे अधिक राज्यों में बिहार की है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की है। सबसे कम जन घनत्व जो है आपका राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात 943 है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरला की है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी की है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो लिटरेसी रेट ओवरऑल 74.04% है, तो इसे ध्यान रखेंगे। पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शहरी जनसंख्या प्रतिशत लगभग 32 है, 31.2 कर लेंगे, यानी 68% के करीब जो है ग्रामीण निवासी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगला प्रश्न है बृहद कथा कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बृहद कथा कोश नामक पुस्तक के लेखक हरिसेन है। अब ये हरिसेन कौन है, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, है ना, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो आपको फिर भी बताना है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इसीलिए जो है प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन की ही बड़ाई की है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अमोघ वर्ष को कविराज मार्ग कहा जाता है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 अलग अलग किताबें हैं, तो इनके जो लेखक है ये हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन जिसके काल में हेनसांग भारत आए थे, ठीक है। हर्षचरित्र तथा कादंबरी, इन दोनों के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन के कवि या फिर लेखक कहिए, इनके दरबारी कहिए तो ये बाणभट्ट। इनके अलावा अर्थशास्त्र किताब का नाम है, ये लेखक चाणक्य है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य इसे ही कहा जाता है चाणक्य को। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है किसके दरबारी थे, तो लक्ष्मण सेन जो सेन वंश के शासक
थे तो उनके दरबारी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2023 महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता। देखिए ये काहिरा में हुआ है, ये कई जगह हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ेंगे इसी स्लाइड में आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जो ISSF विश्व कप जो काहिरा मिस्र इजिप्ट में हुआ है, तो यहाँ पे जो महिला का जो प्रतियोगिता हुआ इसमें 10 मीटर वाली जो आपका लेवल है उसमें कांस्य पदक भारत के लिए तिलोत्तमा सेन ने जीता है। कौन जीता है? तिलोत्तमा सेन, इस प्रकार का नाम है भैया इनका, है ना। इनके अलावा ISSF विश्व कप 2023 काहिरा, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो और भी जगह हुए हैं, ठीक है। तो 10 मीटर एयर राइफल में भारत को गोल्ड दिलाया है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। कौन? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को ISSF जो काहिरा मिस्र के अंदर हुआ उसमें 10 मीटर वाली प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड दिलाया है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 बाकू। अब देखिए एक तो अभी काहिरा वाली बात हो रही थी, अब ये अजरबैजान वाली बात हो रही है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, है ना। तो यहाँ पे जो हुआ है ना, तो यहाँ पे अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा भैया वैसा आंसर हो जाएगा। अब ISSF में गोल्ड देख के सिर्फ आपको रुद्राक्ष पाटिल नहीं मार देना है। ISSF विश्व चैंपियनशिप बाकू अगर पूछे या फिर 25 मीटर वाला में पूछे तो आपका आंसर अमनप्रीत सिंह होगा, ठीक है, क्योंकि जो रुद्राक्ष है वो 10 मीटर वाले में। इसके अलावा ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 ये जूनियर वाला है ना। तो ये भारत को कुल 17 पदक प्राप्त हुआ है। इसकी टोटल पदक जरूर याद रखिएगा। और ये प्रतियोगिता आपके दक्षिण कोरिया में कराए गए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है। और ये हॉकी जो महिला और पुरुष वाला जो जूनियर वर्ल्ड एशियन हॉकी जूनियर महिला वर्ल्ड कप पुरुष वर्ल्ड कप बता ही दिए थे कि दोनों के विजेता भारत हैं। पुरुष वाला में पाकिस्तान को हराया है, महिला वाले में कोरिया को हराया है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ITCZ क्षेत्र की दाब की स्थिति क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि ITCZ किसे कहते हैं? जो आपके पृथ्वी है गोल है लगभग, तो ये जो बीचों बीच वाली रेखा है इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो ये आसपास की क्षेत्र है ये ITCZ होते हैं, जहां पे क्या होती है आपकी दाब का लेवल जो है कम होता है, कम दाब होता है, तो निम्न हो गया आंसर। ITCZ का फुल फॉर्म भी आपसे ये अंदर पूछता है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है ITCZ का फुल फॉर्म, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यह भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, बता ही दिया। इसके अलावा चक्रवात में भी दाब को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो चक्रवात आती है इसमें केंद्र में दाब कैसा होता है भैया? तो केंद्र में दाब कम होती है चक्रवात के अंदर। प्रति चक्रवात उसका विपरीत होता है, तो प्रति चक्रवात के अंदर केंद्र में दाब क्या होती है? उच्च होती है। तो चक्रवात खतरनाक है इंसान के लिए कि प्रति चक्रवात? तो आप बताइएंगे कि चक्रवात खतरनाक है ना, क्योंकि चक्रवात बाहर की तरफ आता है, प्रति चक्रवात अंदर की तरफ चले जाते हैं। प्रति चक्रवात में इंसानी हानि नहीं होती है, यानी सतही हानि बहुत कम होती है। इसके अलावा प्रमुख समुद्री घटना अल नीनो और ला नीनो भी आपने सुना होगा। कहाँ गया भाई? ये ला नीनो, ये दोनों सुना होगा। तो अल नीनो और ला नीनो को भी दाब से आप रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं। अल नीनो में क्या होता है कि उस एरिया का जहां पे अल नीनो आ रही है तो उस समुद्री क्षेत्र के ऊपर निम्न दाब उत्पन्न होती है, यानी दाब कम हो जाती है। और ला नीनो में क्या होती है? समुद्री क्षेत्र के आसपास उच्च दाब हो जाती है। अल नीनो क्या होती है? गर्म होती है, हॉट होती है। ला नीनो क्या होती है? कोल्ड होती है, ठंड होती है। ये दोनों घटना किस महासागर में आती है? प्रशांत महासागर में आती है, ठीक है भाई। इसके अलावा बक्सर के युद्ध के साथ बंगाल के किस नवाब का नाम जुड़ा हुआ? देखिए दोस्तों कंटेंट ज्यादा रहेगा तो समय तो लगेगा, ठीक है भाई। कंटेंट ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम का नाम आपने देखा होगा, जुड़ा है इससे, ठीक है। और 1757 में प्लासी का एक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज की तरफ से, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। इसके अलावा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। मीर जाफर क्लाइव से इसी युद्ध में मिल जाते हैं, दगाबाजी करते हैं। इसके अलावा 1764 प्लासी का युद्ध अवध के नवाब, है ना, जो 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ है इसमें अवध के नवाब कौन है? एक सेकेंड, 1764 में यहाँ पे बक्सर लिख लीजिएगा, ठीक है। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक है जी, है ना। 1764 बक्सर का युद्ध जो है इसमें अवध के नवाब, है ना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना और आपका जो है
है बंगाल के नवाब, इन तीनों के संयुक्त सेना और अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो की सेना के बीच में जो है युद्ध हुआ था। कुछ प्रमुख युद्ध की मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, चूंकि मैं पहले पूरा पढ़ा चुका हूं इसलिए पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपका पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556, 1761 है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजेता, अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजेता, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली विजेता। ये पानीपत की 3 लड़ाई हो गई। 1191 और 1192 ये आपका तराइन की 2 लड़ाई है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। सो एक आपका जो है 1565 तालीकोटा का युद्ध भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख घटना जो आपकी ईस्वी से काम आएंगी जी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। सती प्रथा पर रोक 1829 में है ना, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके अलावा कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर, और 1861 लिखा रहेगा तो महादेव गोविंद रनाडे। ये दोनों क्वेश्चन अलग से ध्यान रखिएगा। 1861 लिखा रहेगा विधवा पुनर्विवाह वाला में तो महादेव गोविंद रनाडे, 1856 रहेगा तो ना ईश्वरचंद विद्यासागर। बाल विवाह अधिनियम 1929, इसमें कई सारे झोल हैं, 2007 भी कह सकते हैं आधुनिक वाला है ना, लेकिन सबसे पहले 1929। इसके अलावा भगत सिंह की फांसी 1931 बता ही दिए थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, लेकिन साइमन कमीशन बन के कब तैयार हुआ था अगर आपसे पूछे तो 1927 आया था भारत 1928 में, ठीक। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति चेन के अनुसार सबसे अधिक उपलब्धता किस प्रकार की मुद्रा की होती है। देखिए आप जानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति चेन में हम यूज करते हैं कोड M1, M2, M3, M4, तो सबसे अधिक तरलता M1 की होती है। M1 सब जगह अवेलेबल है, जो आपके पास पैसे हैं, मेरे पास हैं, बैंक के पास है, ये सभी के सभी M1 कहलाते हैं। इसका मतलब M1 सबसे ज्यादा है उपस्थित हमारे बाजार में या फिर हमारे लोकेलिटी में। मुद्रा प्रचलन से संबंधित एक नियम दिया था जिसे ग्रेसम का नियम कहा जाता है ना। इसके अलावा मुद्रा भ्रम का सिद्धांत भी दिया गया है। ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया है, मनी इल्यूजन का सिद्धांत, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके पास ये एक भी क्वेश्चन पूछा गया था कि M2 जो है M1 में क्या जोड़ के M2 बनाया जाता है। अभी आपने देखा कि ये मुद्रा पूर्ति की चेन है जिसमें 4 कोड है M1, M2, M3, M4। तो M1 मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा उपलब्धता होती है। ये जनता के पास की करेंसी है, नोट व सिक्के, बैंकों की मांग जमा है, बचत प्लस चालू खाता, RBI के पास अन्य जमा है, यानी इसकी उपलब्धता सबसे अधिक है M1 की। अगर आप M1, अब इतना M1 जान के क्या होता है, इसमें अगर आप डाकघर के पास मांग जमाए को जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा M2। तो इस प्रकार की ये चेन चलती रहती है। अब M1 में बैंक की सर्वाधिक जमाएं, आवर्ती जमा तथा नियत जमा, ये दोनों कंबाइंड रूप से जोड़ेंगे M1 में, इस वाले में तो हमें M3 प्राप्त होगा। अब इस M3 में हम डाकघर की सभी जमाएं जोड़ दें तो हमें M4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम मुद्रा आपूर्ति के चेन में कह सकते हैं कि सबसे अधिक M1 होगा, इसके बाद हमारा M2 होगा, इसके बाद हमारा M3 होगा, और सबसे कम उपलब्धता होती है M4 की। तो ये आपका जो है ध्यान रखेंगे घटते क्रम में। इसके अलावा ईस्ट इंडिया संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था, तो ईस्ट इंडिया संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, धन के अपमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्वराज की मांग जो है ये 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली बैठक लाहौर अधिवेशन में किया गया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे, स्वराज का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन 1906, स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन, दोनों की अध्यक्षता अलग अलग आदमी ने किया है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को 1913, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया गया था। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत चलाया गया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग बसाए गए थे। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा 1919 में चलाया गया था। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, 1853 में शुरू की गई भारतीय रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर की दूरी तय किया था, तो जो सबसे पहले रेल चली थी ये 34 किलोमीटर की दूरी जो है तय करी थी। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। देखिए ठाणे नहीं है, ये ठाणे है,
है ना, ठाणे एक जिला है मुंबई के अंदर। इसके अलावा डलहौजी के समय कुछ प्रमुख घटना जैसे राज्य हड़प नीति, सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़प लिया था, सतारा भी महाराष्ट्र के अंदर है। वुड के डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड के डिस्पैच को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी प्रमुख कार्य जो है डलहौजी के काल में ही हुआ था। इसके अलावा भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना, ये सभी के सभी रिपन के समय में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रोस एक्ट की समाप्ति जो है रिपन ने ही किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था, तो लीटन के काल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया और आर्म्स एक्ट हो गया, तो ये दोनों आया था लीटन के काल में। और आर्म्स एक्ट 1959 में भी आया, जो आजकल भी चलता है इंडिया में, तो ये अंग्रेज के काल का आर्म्स एक्ट है और आजादी के बाद 1959 में। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ये सभी के सभी है ना चेम्सफोर्ड के काल में आया था। स्थापत्य कला की शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेशन होता है, क्या कहलाता है, तो इसे बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है भैया, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, बेसर शैली कहने का मतलब जिसमें नागर शैली और आपका जो है द्रविड़ शैली दोनों को मिला के जो बनाया जाता है, तो इसे बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली को आप चालुक्य शैली भी कह सकते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर का निर्माण नागर शैली में, दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों का निर्माण आपका जो है ना द्रविड़ शैली में हुआ है। एक सेकेंड, निर्माण कार्य यहाँ पे द्रविड़ शैली लिख लीजिएगा, मैं हम लिख दूंगा, द्रविड़ शैली में संपन्न हुआ है। गोपुरम जो है ये आपके द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर की विशेषता होती है। गोपुरम एक लंबा गलियारा है ना। इसके अलावा द्रविड़ शैली तथा नागर शैली दोनों मिले जुले स्वरूप को बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली में बने हुए मंदिर का नमूना की बात करेंगे तो कैलाशनाथ मंदिर, बादामी मंदिर, पट्टाक्कल के अंदर जो मंदिर है वो भी आपका बेसर शैली में नमूना में बनाए गए हैं। इसके अलावा तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया है, ये आपका द्रविड़ शैली में बनाया गया जो है उत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बिहार एसएससी वाली जो क्लास है उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। जो बिहार के भाई बंधु हैं या फिर जिनको एग्जाम देना है जरूर, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो है आप बिहार एसएससी की फॉर्म अदर स्टेट वाले भी शायद मेरे ख्याल में भर सकते हैं, तो जिनको भी देना होगा जरूर देख लीजिएगा। वहीं पे हम उनके संबंधित पीडीएफ की भी बात कर लेंगे। उनके लिए भी हम कॉस्ट एकदम मिनिमम रखेंगे। कॉस्ट हमारा एकदम मिनिमम ही रहेगा, इतना मिनिमम कि आप जो है मतलब जैसे आज तक लेते आए हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा क्लासेस ज़्यादा रहेगा, तो मैं उस हिसाब से बता दूंगा उसी वीडियो में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पीडीएफ संबंधी जानकारी दे दी जाएगी।